आपके दिल के तार रेडियो के साथ रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, रेडियो खीरी सुन रहे हैं आप 88.4 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आशीष और कार्यक्रम चल रहा है बातों बातों में। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। वैसे तो शुरुआत हुई नौकरी की 1996 में बतौर नायब तहसीलदार, लेकिन आज लखीमपुर जिले की एक तहसील निघासन में आप बतौर उप जिलाधिकारी न्यायिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके जीवन में कौन कौन से ऐसे बदलाव आए, कहां से शिक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए या जीवन में जब आप रोजगार परक सेवाओं को देख रहे थे, वहां से लेकर आज तक जीवन में आने वाले सभी बदलावों को लेकर मैं बात करूंगा। हमारे साथ हैं श्रीमान निखिलेश कुमार मिश्र जी, जिनका एक बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा बाबा विश्वनाथ के दर में भी बीता है। करीब करीब 9 साल आप वहां पर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं भी देते रहे हैं। अब ये पूरी यात्रा निखिलेश जी की कैसी रही है, इस पर ही आज बातों बातों में उनसे बहुत सारी बातें करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार, मेरा नाम निखिलेश कुमार मिश्र है। जैसा कि अभी परिचय में बताया गया, मैं निघासन तहसील में एसडीएम न्यायिक के पद पर सेवाएं दे रहा हूं। मेरा जन्म सन 1968 का है, 10 जुलाई 1968। मेरा जन्म भागलपुर में हुआ है, बिहार में। मेरे फादर वहाँ स्टेशन मास्टर थे। मेरी हाई स्कूल की शिक्षा बिहार से हुई है। 81 में मैं हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में पास किया और मैं यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट किया। फिर इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हुआ। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैंने बीए की डिग्री ली और ITBHU से मैं एमटेक माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में शुरू किया जी। और मेरी इस सेवा के पहले मैं एडहॉक लेक्चरशिप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल में भी किया और बाद में इस सेवा में 1996 से मैं पदार्पण किया हूँ। जैसा कि पहले से बताया गया, मैं नायब तहसीलदार के पद पर ज्वाइन किया और मेरा पहला सेवा का स्थल बलिया डिस्ट्रिक्ट रहा और मैं पूर्वांचल में ही ज़्यादा अपनी अवधि को सेवाएँ देता रहा। बलिया के बाद अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, वाराणसी में मेरा जो है काफ़ी समय बीता बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में सेवा करते हुए। 2016 से लेकर 2025 के जुलाई माह तक मैं वहाँ पर रहा। उसके बाद मैं इस ज़िले में निघासन तहसील में आया। मेरा इस सेवा में जो अवधि बीती है जी, उसको मैं 2 ढंग से देखता हूँ। एक तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जो हमारी सेवा हुई और एक उससे इतर जो है जी। तो पहले वाली सेवा की अवधि जो है भले हो लंबी हो, मैं उसको बहुत कम मानता हूँ। कम जो है उसके महत्व के हिसाब से कम मानता हूँ जी। लेकिन बाबा विश्वनाथ के यहाँ जो मैंने सेवा बाबा विश्वनाथ ने ली जी, उनकी कृपा से मैं वहाँ रह पाया जी। क्योंकि वहाँ केवल वही रह सकता है जिस पर उनकी कृपा हो। जिसको वो रखेंगे वही रहेगा, बिल्कुल। सभी रह नहीं सकते वहाँ पर रह करके मेरे अंदर कई परिवर्तन इस तरह से आए कि मैं साइंटिफिक ढंग से ज़्यादा सोचता था, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में सोचता था। प्रमाण होगा तो होंगे, नहीं तो कैसे माना जाए। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो है कुछ इस तरह की मनोवृत्ति हुई जी कि वह स्वयं सिद्ध चीज़ है, उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तत्व जो है प्रमाण के लिए जो है मोहताज नहीं है। तो यह परिवर्तन उन्हीं की कृपा से हुआ, वहाँ रहते रहते हुआ जी। और जो एक तरह से कहा जाए कि अल्प आध्यात्मिक व्यक्ति था, उसका जो है आध्यात्मिक व्यक्ति में काफ़ी हद तक रूपांतरण हुआ जी। इसके पहले मैं एक अपने जीवन का दृष्टांत और देना चाहूँगा। हाँ। कि मैं 1985 में इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष का छात्र था जी। तो हॉस्टल लाइफ में पहली बार पदार्पण हुआ था। तो वहाँ पर जो माहौल था
उसमें मेरी मनस्थिति कुछ इस तरह की बन रही थी कि ये हम पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं सिर्फ जो है पद और जो है मनी के लिए कर रहे हैं, हमारा गोल यही होगा। फिर मन में ये भाव आया कि क्या यही हमारे जीवन का गोल होना चाहिए, क्या यही गोल है, क्या यही सिर्फ लक्ष्य होगा, क्या यही वास्तविक लक्ष्य है जी। तो फिर लगा कि ऐसा तो नहीं है, हम तो बहुत सिंपल रहने वाले व्यक्ति हैं, केवल धन कमाएं, पद कमाएं और उसी के लिए जो है पूरी शिक्षा और पूरी अपना जो है जीवन व्यतीत कर दें, तो ठीक नहीं। और कुछ मन में उच्चाटन के भाव आए और मैं फर्स्ट ईयर में अपनी शिक्षा को ब्रेक करने का निर्णय ले लिया और मैं बिना बताए घर गया और घर से फिर निकल चला जो है बिना किसी साधन लिए। मैं अपने पास न तो कोई जो है पैसे रखे न कुछ और चीज़ें रखी, ऐसे ही निकल चला जी। और मेरा केवल लक्ष्य था कि मैं जो रहुआ बाबा के दर्शन कर लूँ, फिर आगे सोचूं और क्या करूँगा। वही दिशा देंगे, वही दिशा देंगे। और मैं जो है अब यहीं से मैं जो है आध्यात्म की चर्चा कर रहा हूँ। कैसे जो है मेरे पास कुछ नहीं है, जो रहुआ बाबा का आश्रम देवरिया जिले में है, मैं जौनपुर मड़ियाहू में अपने गांव पर हूँ और निकल पड़ा हूँ, कैसे जाऊँगा। तो पहले तो ये उस समय आप किस कक्षा में रहे होंगे लगभग? मैं जो है इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष में था। अच्छा। इंटरमीडिएट जस्ट पास किया था। अच्छा। तो अब जो है मैं चल पड़ा हूँ, तो पहले तो मन में आया कि बस पैदल चल दूंगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे ही पहुँच जाऊंगा धीरे धीरे, कौन सा वो है। हाँ। फिर चलते चलते विचार आया कि समय ज़्यादा लग जाएगा, चलिए अच्छा जो है बस की जो है उपयोग कर लेते हैं। बस पर चढ़ने के पहले दिमाग में आया पैसा तो है नहीं, पैसा तो मैंने लिया नहीं, लेकिन रहा कि चलो देखते हैं, अगर जो है वो ले चलेगा तो चलेंगे बस से, नहीं तो उतर जाएंगे। हाँ। और बस का कंडक्टर जो है संयोग से देखिए बहुत ही बदतमीज, जिसके पास थोड़े से कम पैसे हैं उसको भी बेइज्जत करके उतार रहा है। अच्छा। मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। ये सब आप देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ। तो मन में आया कि बस मेरे पास आएगा, मैं कहूँगा उतार दो, मेरा पर्स जो छूट गया है। अब देखिए ये बाबा रहुआ बाबा कृपा है, वह मेरे पास आता है लेकिन मुझसे पैसा नहीं मांगता, मुझसे कुछ नहीं पूछता। अरे वाह। और मुझे जो है बाइज्जत ले जाता है गंतव्य तक। अरे वाह, क्या बात। यह जो है मैं उनका प्रत्यक्ष जो है चमत्कार मानता हूँ, जो है उनकी शक्ति का जो है मेरे जो है कल्याण के लिए उपयोग में मानता हूँ जी। मैं पहुँचा आश्रम में और सुबह दर्शन किए, रात में मैं पहुँचा तो रात चौराहे पर बिताया, लाल रोड देवरिया में। उनके दर्शन के बाद कुछ पूछने की इच्छा हुई, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ उनसे पूछ नहीं पाया। लेकिन बाबा की कृपा हुई, उन्होंने कहा कि जाओ घर चले जाओ। अच्छा। जैसे मतलब आपका ये साक्षात्कार हुआ उनसे? हाँ, उनसे हुआ। तो अच्छा। उन्होंने यही कहा कि बेटा घर चले जाओ। हाँ। अभी घर जाओ। अच्छा। उनके कहने के बाद मेरी घर जाने की इच्छा जो है मन में हुआ कि नहीं, मुझे घर ही चलना चाहिए। अच्छा, प्रबल हो गई। हाँ। और फिर मुझे लगा कि चला आया, इनका दर्शन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। संत के दर्शन तो अपने आप में जो है बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बिल्कुल। अब समस्या ये आई कि मुझे लौटना है और मेरे पास साधन फिर नहीं जी। तो मेरे फादर जो है रेलवे में स्टेशन मास्टर रहे, स्टेशन अधीक्षक रहे जी। हमेशा फर्स्ट क्लास का पास था जो है। मैं संयोग से पास लेके आया नहीं था, छोड़ के आया था। अच्छा। फिर मन में आया कि चलो ट्रेन में बैठ लेते हैं, परिचय बता देंगे, कोई पूछेगा तो हो सकता है कि जाने दें। ट्रेन में बैठा। अब यह भी संयोग देखिए कि ट्रेन में मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गई। और वहाँ भी फंसे। वहाँ भी सब जो है हाथ पैर जो है पीछे बांस करके उतारे जा रहे हैं। तो मन में आया कि अब तो परिचय भी बताना ठीक नहीं है, पिताजी की बेइज्जती होगी कि उनका बेटा बिना जो है पास के, बिना टिकट के जा रहा है। अब संयोग देखिए कि मेरे पास तक आते आते जो है अगल से बगल से और सबसे पूछा जा रहा है, मुझसे टिकट ही नहीं मांगा गया। और मैं बाइज्जत बैठ करके वैसे ही चला आया जी। मैं फिर जो रहा बाबा को मन मन जो है प्रणाम किया, वाह बाबा आप तो जो है जैसे साथ हमारी समस्या को देखते हुए चल रहे हैं, बचा रहे हैं। बिल्कुल। मैं पहुंचा और फिर मैं जो है रात में घर पहुंचा, कुछ पैदल यात्रा करके। और सुबह पिताजी इंतजार कर रहे थे, मुझे देखे बड़े प्रसन्न हुए। और फिर जो है अश्रुधारा दोनों तरफ से बही। उसके बाद फिर कि बहुत बच के चले आए हैं आज हम। बहुत जो है बिना फिर किसी विशेष वार्तालाप के फिर मैं अपने किताबें और सब उठाया और फिर हॉस्टल पहुंच करके आगे की शिक्षा ग्रहण किया जी।
तो संत की कृपा मुझे अपने जो है छात्र जीवन में मिली। जी। बाबा विश्वनाथ के यहाँ पहुँचने के बाद उनके चरणों में मुझे जो है बहुत शांति मिली। हाँ। और मैं धन का तो बहुत जो है कामना करता नहीं था, लेकिन ये रहता था कि जो पारिवारिक दायित्व हैं आजीविका के साथ चलते रहें और जो है वह पूरे हो जाए। जी। बाबा की कृपा से दायित्वों की पूर्ति हुई। जो बेटी की शादी होती है सबसे प्रथम जो है वही चिंता का विषय होता काम जो है, घर का है। बाबा की कृपा से इतने सहज ढंग से हो गया हाँ। कि मैं जो है कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, जैसे अब आप चूंकि प्रशासनिक अधिकारी हैं तो प्रशासनिक अधिकारी का एक दायित्व निभाते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन में एक संतुलन बनाना बड़ा कठिन भी होता है, क्योंकि काम ऐसा है, जिम्मेदारी वाला काम है। तो इसमें कैसे आप संतुलन बिठा पाते हैं या ऐसा क्या करते हैं? मेरा ये मानना है कि कोई भी कर्मचारी हो या अधिकारी हो, वह कार्य से भागता नहीं, वो कार्य करना चाहता है। कार्य करने के लिए उसको सही गाइडेंस मिल जाए और सही टाइम स्लॉट मिल जाए और उसका जो है मॉनिटरिंग किया जाए तो समय से काम कर सकता है। बहुत लेट आवर्स काम करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जब तक तहसीलदार रहा या जो है तहसीलों में रहा जी, तो मेरा ये रहता था कि 10 बजे अगर 10 से 5 तक कोई काम करता है तो कोई काम जो है आवश्यक काम छूटेगा नहीं। कुछ अर्जेंट कार्य जो है कभी कभार आ गए तो जो है उसकी बात दूसरी हुई जी। रूटीन में ऐसा था कि मैं 5 बजे तक सबको छोड़ देता था। 10 बजे आया, काम क्या लेना है, काम क्या कराना है, सबको बताया। एक बार 2 बार उसकी मॉनिटरिंग की तो 60% 80% तक काम समय से हो जाते हैं। और जो नहीं हो पाए, अगर अर्जेंट है आज ही होना है तो उसके लिए फिर किया, नहीं तो सबको छोड़ा, कल जरूर पूरा हो जाए। इस तरह से मैं भी 5 बजे फ्री होने का प्रयास करता था और हो जाता था। और अपने जो है सबऑर्डिनेट्स को भी मैं काम ले करके। अच्छा एक बात बताइए, चूंकि श्रोता जो हैं उसमें बहुत सारे ऐसे युवा भी होंगे जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए तैयारी कर रहे हों, तो चूंकि एक ऐसी पोस्ट या कहिए या एक ऐसी नौकरी रही है, नौकरशाहों के तौर पर जो नौकरी होती है उसमें बड़ा जिम्मेदारियां होती हैं, तो चुनौतियां बहुत अलग अलग तरीके की आती हैं सामने। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश यहाँ से देंगे आप, और चुनौतियां अगर आती हैं तो कैसे निपट सकते हैं? मेरा ये कहना है कि जो आपकी क्षमता है आप अपने ऊपर विश्वास करके तैयारी करिए। और कोचिंग या जो है और चीज़ें जो हैं, आज मटेरियल की कमी नहीं है। आप पुराने किसी भी कंपटीशन के लिए पुराने पेपर्स जो है जो आए हैं उसको ले करके तैयारी करके जो है घर में स्वतः एग्ज़ाम दीजिए जी, और उसको चेक करिए। आप 3 घंटे में पेपर दीजिए, फिर उसकी चेकिंग करिए और क्या उसमें कमी है, क्या गलत किए, माइनस मार्किंग है तो कितने आपके माइनस मार्किंग में नंबर कट गए, इसका सही कैलकुलेशन करके आप इम्प्रूव करिए। प्रैक्टिस करने से जो है आप बाहर बहुत दौड़ने की तुलना में घर पर रह करके ज़्यादा गेन करेंगे। और जो चीज़ें नहीं आपको मिल पाती उसके लिए जो है आप बाहर मटेरियल ढूंढिए, और आवश्यक हो तो कोचिंग भी कर लीजिए, शॉर्ट कोचिंग कर लीजिए। इंटरव्यू कितना सहज था आपका? हमारा इंटरव्यू नायब तहसीलदारी का सहज तो था, काफ़ी समय चला, जो है काफ़ी लंबे समय तक चला। हमारा इंटरव्यू लगता है 15 से 17 मिनट तक चला, जो कि नायब तहसीलदार के इंटरव्यू के लिए काफ़ी माना जाएगा। 2 से 3 मिनट 4 मिनट में सब इंटरव्यू और हो रहे थे। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था तो मुझसे जो है क्यूरियासिटी हो गई कि क्यों जो है नायब तहसीलदारी में आ रहे हैं, क्यों इसको ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ एक प्रश्न पूछा गया कि आपको तो जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देगी और जो है आप इंडस्ट्री लगाइए, जो है हम लोगों के समय में 15 लाख जो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को दिए जा रहे हैं। तो मेरा एक कॉमन सा जवाब था कि जो है इंडस्ट्री के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए और अपनी भी पूंजी होनी चाहिए। केवल जो है गवर्नमेंट के उस पर जो है वो रिस्क नहीं ले सकते। और अपना जो बैकग्राउंड है उसमें मेरे अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी, तो मैंने स्पष्ट बताया। तो पारिवारिक रूप से जो था, तो इससे बहुत खुश हुए, कह रहे ठीक।
और मेरी जो है हिंदी पोइट्री लिखने की हॉबी थी। हाँ। और 89 में मैं जब इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था तो मेरी पहली कविता कादम्बिनी में छपी थी और प्राइज विनिंग थी। अरे वाह। तो मेरी हॉबी जब पूछे तो मेरे मुंह से निकल ही गया कि मेरी हॉबी हिंदी पोएम्स लिखने का है। हाँ। तो मैंने बताया भी कि मेरी प्राइज विनिंग कविता रही है जी। तो फिर मुझसे वही कविता सुनाए जाने का जो है आग्रह किया गया इंटरव्यू बोर्ड में। क्या बात है। वह कविता जो है थोड़ा श्रृंगार रस की थी, छोटी सी। क्या तो वो सुन सकते हैं हम लोग थोड़ी सी? बिल्कुल सुन सकते हैं जी। तो मैंने उनसे परमिशन लिया कि श्रृंगार रस की है, कि अगर आप अलाउ करें तो कहूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा यहाँ पर सब मेच्योर है, आप क्यों नहीं सुना सकते। तो आपके आग्रह पर मैं उसको सुनाता हूँ जी। कादम्बिनी में एक जो है राजेंद्र अवस्थी पहले संपादक हुआ करते थे, एक समस्या पूर्ति स्तंभ निकलती थी और नए साहित्यकारों के लिए, नए कवियों के लिए होती थी कि उसको देख करके और एक शब्द या एक पंक्ति वो दे देते थे। उस जो है फिगर को देखते हुए उससे संबंधित जो है कविताएं 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन की लिखनी होती थी, शॉर्ट, और जिसमें कंडीशन ये रहता था कि वह शब्द लास्ट में आए। तो एक जो है सुंदर पहाड़ी लड़की की पेड़ के नीचे फोटो दिया था उन्होंने और जी। शब्द जो है दिया था छवि निखरी। अच्छा। वाकई इसी को देख के लिखना था। तो मैंने लिखा जो है खिलता रूप उभरता यौवन देता है मधुमेह आमंत्रण, किस पर आंखें लगी हुई हैं, किसका है ऐसा आकर्षण, तरुवर नीचे खड़ी अकेले याद कर रही भूली बिसरी, या डूबी हो प्रणय सोच में जिससे है ऐसी छवि निखरी। तो मेरी ये जो है उनके कंडीशन को मैंने पूरा किया, इससे मुझे प्राइज मिला था। हिंदुस्तान टाइम्स पब्लिकेशन की तरफ से ड्राफ्ट आए थे मेरे पास। अच्छा। तो जब ये हुआ तो फिर इंटरव्यू बोर्ड में जो है हिंदी पर ही जो है प्रश्न होते रहे, जो है हिंदी कवियों की रचनाओं पर होते रहे। लास्ट में रामचरितमानस पर पूछा गया, ब्राह्मण हो तो बताओ। अच्छा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा रामचरितमानस पढ़ता नहीं था, मुझे कहने में संकोच नहीं है, उस समय तो कतई नहीं पढ़ता था जी। लेकिन जो है शंकर जी की वंदना में करता था, वह मुझे याद था, मैंने वही सुनाया। उसी के बाद मेरा इंटरव्यू समाप्त हुआ। क्या बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कविता जो है बाबा दरबार में रहते हुए मैं लिखा। हाँ, मैं वही उसी पर आ रहा था। एक तो आपकी साहित्यिक जो है रुचि, और दूसरा आप चूंकि बाबा विश्वनाथ के दरबार में इतने समय तक रहे हैं, तो वहाँ का जो आपका निज अनुभव रहा है उसको लेकर ही ये है कविता। हाँ, बिल्कुल उसको लेकर। अच्छा, ठीक है, जरूर सुनेंगे। कविता जो है बहुत आशावादी दृष्टिकोण की है। ये मैं खुद अपने लिए गुनगुनाता रहता हूँ, मुझे यहाँ सुना करके बड़ा जो है अच्छा फील हो रहा है। शीर्षक है सुरभि बन सौगात ले चल। सुरभि बन सौगात ले चल, जिंदगी की राह पर अनवरत चलते हुए मंजिलें देखा बहुत, थे रास्ते जलते हुए। जिंदगी की राह पर अनवरत चलते हुए मंजिलें देखा बहुत, थे रास्ते जलते हुए। राह की यह आँच अक्सर छाँव पर हंसती रही, और मस्तियों की चाह भी क्या खूब है पलती रही। देखता हूँ घाट पर सब अनगिनत जलते हुए, और हर चिता की राख को जल शांत हो कहते हुए। जिंदगी है नाट्य जिसमें खेलना ही है सही, और है सभी को खाक बनना, जान ले तू सच यही। किंतु इससे पूर्व ही मन ले जन्म, यश गात ले चल। सुरभि बन सौगात ले चल, सुरभि बन सौगात ले चल। प्यास मंजिल पर पहुँच कर भी कभी पूरी न होती, प्यास मंजिल पर पहुँच कर भी कभी पूरी न होती। और जिंदगी के जाल की हर कामना मजबूर करती। ले उठा पी वारुणी नित खूब छक कर, भूल जा तमरात्रि का, और कल्पना के लोक से मन रच पुनः नव प्रात ले चल। सुरभि बन सौगात ले चल, सुरभि बन सौगात ले चल। अंतिम स्टैंजा इसमें है, हर अदा नूतन निमंत्रण, हर अदा नूतन निमंत्रण, पाँव पर पहरा लगा है, और दृष्टि पथ को रोक आतुर। रात्रि का तम भी बढ़ा है,
इस गहन तम में अकेले बढ़ चली है प्यास मन की, और तृषित मन की प्यास हरने मेघ बन बरसात ले चल, सुरभि बन सौगात ले चल, सुरभि बन सौगात ले चल। वाह, नहीं ये तो मतलब लोगों तक पहुंच रही होगी और ये भी लोग समझ पा रहे होंगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर एक कवि भी रह सकता है, और इतना अच्छा कवि, इतना सुंदर कवि रह सकता है। हमारे तमाम रेडियो खीरी सुनने वाले श्रोता इस समय यही सोच रहे होंगे और बहुत कुछ उनको सीखने का भी मौका मिलेगा। लेकिन और भी बहुत कुछ आपने लिखा है, जैसा कि मैं आपसे जब कार्यक्रम से पहले बात कर रहा था तो जान पाया। लेकिन मैं कुछ अनुभव आपसे चाहूँगा, चूँकि आपने एक बात कही शुरू में कि बाबा जब चाहते हैं तो अपने पास रखते हैं और जब चाहते हैं तो वो दूर कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से ही लोगों को अपने पास रखते हैं। तो अब चूँकि एक मौका था जब आप बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुँचे, इतने लंबे समय तक आपने इतनी लंबी अवधि तक काम किया, फिर वहाँ से आप छोटी काशी में आ गए, बड़ी काशी से जो मूल काशी है वहाँ से आप छोटी काशी में आ गए। तो वहाँ से यहाँ का जो स्थानांतरण है उसको किस रूप में देखते हैं? इसको भी मैं बाबा की कृपा ही मानता हूँ जी। और बाबा की कृपा से मैं यहाँ आया तो यहाँ पर मुझे कुछ स्वास्थ्य की परेशानियाँ थी, उसका भी सम्यक इलाज हो गया जी। और मेरी ट्रेनिंग जो है नहीं हो पाई थी बाबा की सेवा में रहते हुए। और ड्यू था, 4 साल बीत गए थे, तो ट्रेनिंग भी मैं कर पाया जो है। अच्छा, ये किस रूप की ट्रेनिंग में रही? ये जो है विभागीय प्रशिक्षण, अच्छा, प्रशिक्षण होता है, 40 दिनों की ट्रेनिंग हमारे अच्छा लखनऊ में सेंटर पर जी होता है जी। तो वो यहाँ कंप्लीट किया। तो ये बाबा की कृपा ही मानी जाएगी और मैं मानता हूँ, इसमें कोई वो नहीं जी। बाबा औढ़र दानी है, वो जो है बिना मांगे दे देते हैं जी। इतना देते हैं कि वो जो सोचा है आदमी उससे अधिक मिलता है। हाँ। या कहा जाए कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं उतना मिल जाता है। कुल मिलाकर मतलब हम लोग उतना मांग भी नहीं सकते जितना वो दे देते हैं। यही सही है। तो बिल्कुल एक तरफ काशी विश्वनाथ का दरबार और एक तरफ गोला गोकर्णनाथ की लहुरा काशी में वहाँ पे दर्शन भी किया जो है उनका। अच्छा, आपके दर्शन हुए? हाँ, दर्शन किया। बहुत अच्छा है, जिसमें मैं इसको जो है जो उनके द्वारा ये रचा गया है उसी का एक जो है अंश मानता हूँ जो है। बहुत अच्छा अनुभव रहा जी। और खीरी में जो है मेरा समय बाबा की कृपा से, लहुरा काशी में गोकर्णनाथ जी की कृपा से अच्छा बीते, मैं यह उम्मीद करता हूँ। अच्छा, आपने अपनी एक कविता का जिक्र किया था, जिंदगी देती निमंत्रण जी। तो और आप बता रहे थे कि आपने, वैसे तो लोग जाकर जलाभिषेक रुद्राभिषेक करते हैं, बाबा का करते हैं, दूर दूर से आकर लोग करते हैं, लेकिन आपने अपने शब्दों से, अपने विचारों से भी कुछ करने का ऐसा प्रयास किया है। तो हम चाहेंगे कि अगर उस रूप में भी हम कुछ सुन सकें, या जो निज अनुभव आपके, जैसा मैंने पहले कहा, बाबा के दरबार के कुछ ऐसे एहसास, कुछ ऐसे समय, ऐसा वाकया जो आपको ज़्यादा याद करता है कि अच्छा ऐसा हुआ मेरे साथ, या कुछ अलग, कुछ पराशक्ति, क्योंकि कई बार अनुभव करा जाती है हमें। मेरी एक कविता है, जिंदगी देती निमंत्रण, ये लंबी कविता है जी, और मैं ये कैसे लिखा हूँ इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, इसके बाद मैं इसे जो है प्रस्तुत करूँगा जी। मैं अंबेडकर नगर में पोस्टेड था और लखनऊ हाई कोर्ट मुझे जाना था, और ट्रेन से मैं जो है यात्रा कर रहा था, बैठा, वो पैसेंजर ट्रेन थी संयोग से। अच्छा। और काफ़ी डिले की, अयोध्या पहुँचते पहुँचते उसको 2.5 घंटे लग गए। तो मैं बैठा हुआ था और उसी समय में जो है भाव आए, लिखता चला गया। तो मेरे अगल बगल काफ़ी जो है सन्यासी संत लोग भी बैठे थे जो है। अच्छा। उन्हें अयोध्या उतरना था जी। जब वो अयोध्या उतरने लगे तो मुझे जो है उन्होंने एक तरह से समझिए कि मेरी भाव दशा से जगाया। उन्होंने कहा कि आप तो ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे जो है व्यस्त हैं, जैसे लग रहा है आप खुद समाधि में चले गए हैं। तो मुझे बड़ा जो है अच्छा अनुभव हुआ, क्योंकि मुझे आनंद आ रहा था, आनंद ट्रेक में मैं लिखते चला जा रहा था। लंबी कविता थी और मैं इस 2.5 घंटे में उसे लिख डाला। अरे वाह। तो उस कविता को मैं सुनाने जा रहा हूँ। इससे बहुत मुझे लगता है कि
मेरे लिए खुद ये बहुत जो है मार्गदर्शक के रूप में है और ये हमारे श्रोताओं को निश्चित रूप से कहीं पसंद आएगी, उनका मार्गदर्शन करेगी। बिल्कुल। इस कविता में सुनाता हूँ। जिंदगी देती निमंत्रण, जिंदगी देती निमंत्रण हो सहज स्वीकार कर ले। बुलबुले कितने बने कितने मिटे उनका पता क्या, किंतु मिटने का सहज संकल्प ले चलता रहा जो, साथ लहरों में समाहित सिंधु बन लहरा रहा है। बुलबुले कितने बने कितने मिटे उनका पता क्या, किंतु मिटने का सहज संकल्प ले चलता रहा जो, साथ लहरों में समाहित सिंधु बन लहरा रहा है। त्याग दे तू वेदना के तीव्र स्वर, हो घृणा से विद्ध वेदना भी जल रही है। दूसरों के हित जहर पी जी सत्य अंगीकार कर ले, जिंदगी देती निमंत्रण हो सहज स्वीकार कर ले। दूसरों के हित यही स्वीकार अमृत बन सकेगा, घाव मन के भर सकेगा, प्यास तन की हर सकेगा, रच सकेगा कल्पना के जाल और फंस सकेंगी मीन सुंदर कामनाओं की। मिल सकेगा शांति का सैलाब इस सुने हृदय को जी। तृप्ति मिलती हो न मिलती तृप्ति का आधार कर ले, जिंदगी देती निमंत्रण हो सहज स्वीकार कर ले। आंसुओं को रोक दूसरों के घाव ही के धो, दृगों के अश्रु लेकर पी, दर्द अपना भी तुझे शीतल लगेगा। लेखनी लेकर करो में ढूंढ जग व्यापार में नित शांत के क्षण, और गीत रच निश्चाह श्राप भी उपहार कर ले, जिंदगी देती निमंत्रण हो सहज स्वीकार कर ले। शोक के क्षण दूर होते हैं कहाँ, दृष्टि में दूरी धरातल की नियति है। तप्त सांसों का मिलन भी ताप देता है भयंकर, फिर कहाँ शीतल धरा आकाश शीतल। छोड़ दे तू चाह छाया की, बन स्वयं तू छाँव शीतल, धूप से मनुहार कर ले, जिंदगी देती निमंत्रण हो सहज स्वीकार कर ले। प्रातः बेला में चुन अवसान, भार दिन का ढो, तभी रातें सुगंधित हो सकेंगी। तू न चाहे कूल शीतल, किंतु जग की चाह तुझसे बर्फ और हिमपात से भी अधिक शीतल हो तेरा व्यवहार निर्मल। चढ़ कसौटी पर समय का साथ दे तू, पाल अपने धर्म अपने कर्म से अभिसार कर ले, जिंदगी देती निमंत्रण हो सहज स्वीकार कर ले। वेदना का स्वर रचा निर्वेद होकर, हूँ बहुत बेचैन फिर भी ताप यह, शांति का उच्छ्वास बनकर गा रहा है। विगत का स्वर अब समादर पा रहा है, खुल रही है गांठ मन की, घाव ही का भर रहा है, किंतु फिर इल्जाम मुझ पर लग रहा है। घूंट पी करके जहर का प्रतिकार कर ले, जिंदगी देती निमंत्रण हो सहज स्वीकार कर ले। हो रहा है मन प्रकंपित चांदनी में, प्यास फिर बढ़ती गई है छिपा निहितार्थ कोई, दूर जितना भाग ले तू प्यास उतनी ही बढ़ेगी। उलझने भी हर तरह से बांध देंगी पांव, मुक्ति का एहसास मुश्किल हो चलेगा। यदि बढ़ाया हाथ पाने पात्र तो वो भी नहीं मंजूर। दूर मत तू भाग रहकर पास ही, त्याग नस्वर चाह सब खिलौने ही यहाँ, व्यापार सारे झूठ हैं और शून्य का स्वर कर समाहित, श्वास पर अधिकार कर ले, जिंदगी देती निमंत्रण हो सहज स्वीकार कर ले। मंद गति से चल थाह ले मग कंटकों का, दूर कर विद्रूपताओं को, हास्य से लश्कर नया श्रृंगार। राह तेरी दो सिराओं मध्य, रज्जु पर है तन रही, यदि तना तू भी रज्जु टूटे या न टूटे, तू चलेगा टूट हो निरुपाय, कोई राह तेरे पग न चूमेंगे। छोड़कर ऐठन लचो लचको, तभी व्यापार नट का हाथ तेरे पूर्ण होगा। यह धरा सहती तुम्हारा भार, सह धरा का भार तू भी, तृप्त हो पितृत्व देगा साथ तेरा। है कठिन यह राह, फिर भी राह पर अधिकार कर ले, जिंदगी देती निमंत्रण हो सहज स्वीकार कर ले। बहुत लंबी रचना है, एक दो कड़ी और सुनाता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वाद ले सारे सुखों का जी, स्वाद ले सारे सुखों का, किंतु हो निस्वाद, स्वाद तेरा भी तभी सबको रुचेगा। कर्ण सब बेस्वाद, नाहक घुट न होकर क्लांत, ग्लानि पश्चाताप के वश। सब यहाँ कृतियां प्रभु की, तू भी उनमें एक है। याद रख शायद तू सबसे नेक और विशेष है। बन परम पावन कृति, तू आज सागर पार कर ले, जिंदगी देती निमंत्रण हो सहज स्वीकार कर ले। कामनाओं के शहर में बन नंबर की प्यास जो पूरी न होवे, बन सरोवर झील सुंदर, पी सके प्यासे सभी शीतल मधुर जल। खुद तुम्हारी प्यास पूरी बुझ सकेगी, कल्पना जीवी न बन तू, जी जमीनी जिंदगी। सत्य ही सुख का सदा से स्रोत अब तक ज्ञात, शाश्वत सत्य से जुड़ते हुए
तू आज दुख को पार कर ले, जिंदगी देती निमंत्रण हो सहज स्वीकार कर ले। जिंदगी कितनी कठिन हो सूल हो, दूसरों के हित अगर जिया गया, लगेगा बेहद सरल है फूल है। सोच ले करना तुझे रुककर पहल है, एक ढेला एक झापड़ एक चांटा एक डंडा भी मिला तो क्या हुआ पीमान ठंडा। देख दूजा फिर न कोई बात होगी, और पी लिया सबसे बड़ा आघात पहले, फिर न लगना है कभी आघात कोई। वाह। मस्तियों में हैं सभी जीते यहाँ, मस्तियों में हैं सभी जीते यहाँ, कष्ट को तू जिंदगी आधार कर ले, जिंदगी देती निमंत्रण हो सहज स्वीकार कर ले। सोच तैरती हैं मछलियां, मचलती नित नवेली तितलियां, अनगिनत कामनाओं की, तृप्ति तो हर एक की संभव नहीं है जी। कामना सब त्याग दुख का मूल है यह, मिली है जो राह उस पर हो पूर्ण निष्काम, पथ बढ़ा अपने तो खूब दृढ़ता से, तभी संशय मिट सकेगा। फिर बुझा दीपक जलाकर तिमिर पर अधिकार कर ले, जिंदगी देती निमंत्रण हो सहज स्वीकार कर ले। हो रहा है ह्रास अब देवत्व का, मिल न पाता है कोई वरदान ऐसा, वेदना जो दूर कर दे। हैं सिकंजे कस रहे चहुओर, जकड़ कर बेहाल करने, पकड़ से बचना अगर है, तरल बन तू ले सजा ही गात अपने, तू तरलता से वेदना के गीत शीतल, हृदय से रच आंसुओं के अर्घ्य दे, निज देव का निर्माण कर ले, जिंदगी देती निमंत्रण हो सहज स्वीकार कर ले, जिंदगी देती निमंत्रण हो सहज स्वीकार कर ले। यह रचना बहुत जो है लंबी रचना है और अपने आप में एक जो है गीतिका एक पुस्तक के रूप में जो है रखने के लिए पर्याप्त है जी। मैं एक रचना और सुनाना चाहूँगा अपने जो है श्रोताओं को एक संदेश। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो है निश्चित रूप से इसको अपने आत्मसात करेंगे तो उन्हें इससे जो है अपने डेली लाइफ में जी समाधान मिलेगा। तो इस जो कविता हम सुनने जा रहे हैं, अभी हमारे तमाम श्रोता जो रेडियो खीरी 88.4 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में आज बहुत ही खास मेहमान है। एक बार फिर से मैं अपने उन श्रोताओं को परिचय करा देता हूं आज के मेहमान का, जिन्होंने अभी रेडियो सेट ऑन किया होगा और हमारा कार्यक्रम वो सुन रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आज हैं लखीमपुर जिले में निघासन तहसील पड़ती है, वहां पर उप जिलाधिकारी न्यायिक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं श्रीमान निखिलेश कुमार मिश्र जी, जो रहने वाले तो जौनपुर के हैं, लेकिन बाबा विश्वनाथ के दरबार में अपनी प्रशासनिक सेवाएं देने के बाद उनका स्थानांतरण लखीमपुर जिले में हुआ है और तब से लेकर अभी तक के जो उनके अनुभव हैं उन पर आज उनसे चर्चा हो रहा है। और आपका एक साहित्यिक जो रुचि है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी जीवन का है और उसी पर कहीं ना कहीं जो अगली कविता है, अगली लेखनी है, हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं आपके जरिए। दुख में सारा संसार रहा करता है, दुख में सारा संसार रहा करता है, फिर भी जग का व्यापार चला करता है। चुभते कांटों के अंतस में हो विकसित, कलियों का निर्मल प्यार पला करता है। मत भूलो काल कठिन हो चाहे जितना, पड़ता अविचल संताप सहन कर जीना। धरती हर पल तपती रहती है फिर भी अंतस से शीतल धार बहा करता है। रिश्ता जख्मों से एक एक कर जोड़ा, नाता सुख से मन रोक रोक कर तोड़ा। अब दिल चाहे जितना तड़पाया जाए, संग भूमा का उपहार चला करता है। नित नूतन अनुभव ले करके है जीना, बनना सुगंध दे करके खून पसीना। मन छाए बनकर मेघ मधुर जल बरसे, जग में सबका भगवान भला करता है। पौरुष अजय चट्टान सदृश है रहता, श्रम बिंदु गिराता नूतन पथ नित गढ़ता। हर पथ मंजिल तक भले न पहुंचा पाए, पर पथिकों का गुंजार चला करता है। दुख में सारा संसार रहा करता है, फिर भी जग का व्यापार चला करता है, फिर भी जग का व्यापार चला करता है। अच्छा, ये रुचि कहाँ से आई? थोड़ा सा ये भी हम चाहेंगे कि ये जो कविताओं को लिखना, अच्छा अब चूंकि जो कवि होता है अक्सर मैंने देखा है कि उसको श्रोता चाहिए, तो घर में श्रोता मिल जाता है आपको? घर में श्रोता कभी कभी जो हमारी धर्मपत्नी जी जो है तारीफ करती हैं। अच्छा, उतना पर्याप्त है मेरे लिए जो। ठीक है। तो ये रुचि लगी कैसे कविताओं की?
एक्चुअली मैं बता दूं, यह जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मेरे पिताजी स्टेशन मास्टर रहे, जो है हाँ। स्टेशन अधीक्षक के पद पर रहे जी। लेकिन जो इंटरमीडिएट के बाद वो जो रेलवे की सेवा में चले गए थे, उसके बाद रेलवे में रहते हुए वो जो है बड़े मेधावी थे, सेंटर टॉपर थे अपने समय बोर्ड के। अच्छा। तो रेल की सेवा में रहते हुए उन्होंने बीए किया, एमए किया और बीएल किया। बिहार में बीएल की डिग्री देते हैं लॉ की, जो है। और भागलपुर विश्वविद्यालय से वो जो है रामचरितमानस पर शोध पीएचडी भी कर रहे थे। अच्छा। तो उनकी जो है साहित्य जो है अभिरुचि थी, वो हिंदी कविताएं लिखते थे। रेल की संचयिका में उनकी जो है कविताएं छपती थी, जो है। अच्छा। और कुछ दिन सोनपुर पर वो जो है कंट्रोलर भी रहे, तो वहाँ की जो है रेलवे संचयिका में उनकी कविताएं छपी, जो है। और मेघदूत का उन्होंने सवैया छंद में पद्यानुवाद किया है। अरे वाह। तो वो जो है जनरली खाली समय में बैठे रहते थे, कुछ लाइनें बनाते रहते थे। और कभी कभी वो भी फंस जाते थे, लाइनें नहीं आ रही। तो स्वाभाविक है कि मैं साथ उनके रहा हूँ, तो जो है मैं भी देखता रहता था। और कभी कभी एक आध छोटी लाइन में पूरी कर देता था, तो बड़े खुश होते थे और मेरी जो है पीठ ठोकते थे। मतलब वो बालक निखिलेश जो हैं बिल्कुल इसको गढ़ा है हमारे पिताजी ने। इसमें मुझे जो है गर्व होता है कि मैं उनका बेटा हूँ, जो है। नहीं, बहुत बढ़िया। तो जो है जी स्वर्गीय शंभुनाथ मिश्र जी जो है और बहुत मेधावी थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि मैं कहूँ कि जिनसे भी वो मिले होंगे, बिना अपना प्रभाव छोड़े नहीं हुए। और जो भी मिला जो है उनसे प्रेरणा ही पाया, जो है। तो पारिवारिक जो है माहौल रहा है। नहीं, तो उनकी कुछ ऐसी पंक्तियां जो आपको याद हो? हाँ, उन्होंने पुस्तक के बारे में लिखा, जो है जी। अखिल विश्व की निखिल संस्कृत, जिसका गौरवमय इतिहास, तेरे हृदय पटल पर अंकित, जग पाता उसका प्रकाश। पुस्तक का इन्होंने जो 2 लाइन में जो जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा वो लिखते थे। मेघदूत पूरी पुस्तक है, अब मुझे वो याद नहीं है, लेकिन उनकी जो है जो कृतियां हैं वो बहुत श्रम से लिखी गई और जो है अध्ययनशील थे। तो इसका मतलब आपने भी बचपन से कालिदास को पढ़ा है? कालिदास को पढ़ा है। हाँ। और हिंदी साहित्य के कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको, या जो ऐसे पुरोधा रहे हैं हमारे, जिनका कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी थोड़ा सा असर आया होगा पढ़ने से? सामान्य रूप से साइंस का छात्र था तो हिंदी। हाँ, ये बात भी सही है। लेकिन हमने जो है कामायनी जयशंकर प्रसाद की जो है महादेवी जी को पढ़ा है जी, रामधारी सिंह दिनकर जी को भी पढ़ा है। और हमारे जौनपुर के पंडित रूपनारायण त्रिपाठी जी हुए। वो जो है निराला जी के समय और गोपाल दास नीरज के समय मंच पे काव्य पाठ किया करते थे पंडित रूपनारायण त्रिपाठी निराला जी। उनको साहित्य अकादमी मिला है, कालजयी उनकी पुस्तक है। प्रबंध काव्य है, हाड़ा रानी के चरित्र पर चुड़ावत जी के जो है उस पर लिखा गया है। और बहुत ही एक तरह से कहा जाए वह जो है आध्यात्मिक जो है पृष्ठभूमि बना देती है, साहित्यिक पृष्ठभूमि लेकर के, और पूरा अध्यात्म की जो है मीमांसा करते हुए वो पुस्तक है। तो मैं कई बार पढ़ा। अच्छा। और कहा जाए कि जो है मेरी कविताओं की प्रेरणा जो है तो मैं कहूँगा पंडित रूपनारायण त्रिपाठी जी रहे, जो वहीं से मिली। इनको पढ़ करके मुझे लगता था कि कवि जो है वो किसी भी बड़े अधिकारी या किसी भी पद से जो है बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है मोल्ड करने की क्षमता है। कोई दुखी जो है प्राणी है, दुख है जो है किसी के अंदर जो है, तो अगर आपकी कविता की 4 लाइनें पढ़ करके उसके अंदर जो है ऐसे भाव आए कि उसका दुख जो है गल के निकल गया और वह जो है फिर आशावादी हो गया और लग गया जो है अपना जीवन जो है आगे बढ़ाने में, तो यह रूपांतरण जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। और कवि सक्षम है, मतलब एक जो है साहित्यकार सक्षम है। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि एक मैं बड़े पद पे जाने से बढ़िया अगर मैं जो है कविताएं लिखता हूँ तो जो है वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब ज़्यादा जो है महान कार्य है। और मुझे अभी भी ये फील होता है। नहीं, तो इसमें ये बताइए मुझे, चूंकि एक कवि और दूसरा प्रशासनिक अधिकारी, दोनों में जटिलताएं भी बहुत सारी आ जाती हैं। दोनों की चूंकि जिंदगी का एक पूरा परिवेश ही अलग है। कवि मतलब बहुत स्वच्छंद हो जाता है। हाँ, प्रशासनिक अधिकारी में समय की हमेशा पाबंदी रहती है और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि सडन निर्णय लेना पड़ता है। और कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं कि अंदर से आप नहीं चाहते लेकिन आपको वो चीज़ करना पड़ता है। तो तमाम चीज़ें हैं, तो एक तरह से जो मन में ये
भावना पैदा होती है, जटिलता पैदा होती है, कष्ट पैदा होता है जी। तो उसको जो है निकालने का एक जो है बहुत माध्यम भी है साहित्य। तो क्या नियमित लिखते हैं आप? मैं नियमित पहले तो लिख लेता था, अब कम लिख पाता हूँ। हाँ। कुछ समयाभाव भी रहता है या जो भी कह लें जी। लेकिन ये है कि कुछ प्रशासनिक कार्य करने के लिए लिखने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ। क्योंकि मैं एक अच्छी रचना लिख लेता हूँ हाँ। तो मुझे फिर जो है अपना समय जो है कार्य करने में जो है सुविधा होती है। जी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो जटिलता आती है उसको निकालने के लिए कविता ही जो है सहारा बन जाती है। सहारा बन जाता है। हाँ, हाँ। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ। और जो हॉबी हो जी। वो अपने आप ही होती रहती है। हाँ। कितनी भी व्यस्तता हो, कितनी भी जटिलता हो। हाँ। तो कभी मंचों पर जाने का मौका भी मिला आपको? मैं जब नायब तहसीलदार था तो थोड़ा समय निकाल लेता था। हाँ। उस समय नया नया था, जो भी कहिए कुछ जो है एक तरह से इंसियाज में ज़्यादा था जो है। हाँ। लेकिन लोकल ही अपने ही ज़िले में जो है, मैं कहीं बाहर नहीं जा पाया। हाँ। मैं 2003 में टांडा में कोई सम्मेलन हुआ था। अच्छा। और रफ़ीक सादानी वहाँ के जो है फैजाबाद के जो है बच्चे बड़े अच्छे जो है शायर थे, वो मंच का संचालन कर रहे थे। अच्छा। तो मैं जो है वहाँ पे काव्य पाठ किया था। अगर आप कहें तो मैं वह कविता हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो बहुत ही सामाजिक कविता है। जी। मुझे लगता है कि मेरे श्रोता इससे निश्चित रूप से प्रभावित होंगे जी। और कुछ उनको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। मैं इसी भावना से यह कविता मैं खुद जो है अपने लिए भी गुनगुनाना चाहता हूँ, गुनगुनाता हूँ जी। मानव जीवन पर जो है मानव को कहें मानव कैसे, मानव को कहें मानव कैसे, मानवता ही जब मूल न हो और जीवन सुखमय हो भला कैसे, मन में भावों का फूल न हो, पथ कैसा जिसमें सूल न हो, धारा क्या जो प्रतिकूल न हो, मौसम क्या जिसमें फाग न हो, दिल दरिया क्या जब आग न हो, वह चंदन वन है वन कैसा, पलते कुछ विषधर नाग न हो, वह चंदा अपना चांद नहीं, दिखता जिसमें शुभ दाग न हो, नदी क्या जिसमें कूल न हो, पचपत्नी क्या अनुकूल न हो, नदी के जिसमें कूल न हो, पचपत्नी क्या अनुकूल न हो, माली क्या सुंदर बाग न हो, थाली क्या जिसमें साग न हो, माली क्या सुंदर बाग न हो, वो फल फीके जब तक आम न हो, वो कैसी राधा घनश्याम न हो, फल फीके जब तक आम न हो, वो कैसी राधा घनश्याम न हो, भ्रमर क्या गुंजन राग न हो, कलिका क्या मधुर पराग न हो, भ्रमर क्या गुंजन राग न हो, कलिका क्या मधुर पराग न हो, और तप कैसा रस से विराग न हो। और इस पर ध्यान दीजिएगा जी। तप कैसा रस से विराग न हो, कुल कैसा कन्या चिराग न हो, तप कैसा रस से विराग न हो, कुल कैसा कन्या चिराग न हो, उत्तम परिधान कहें कैसे, शामिल शिक्षा का दुकूल न हो, और यौवन मद ज्वार कहें कैसे, जो तोड़ता संयम कूल न हो, वन कैसा नाचते मोर न हो, सावन में घटा घनघोर न हो, मनहर बाकी चितवन कैसी, जब चातक सा चित चोर न हो, दौलत को कहें दौलत कैसे, जिसमें श्रम दीन का भाग न हो, मंजिल क्या जिसमें तपिश न हो, कवि जीवन क्या जब त्याग न हो, ऐसे बादल का छाना क्या जिसमें शीतल सी फुहार न हो, और कविता को कहें कविता कैसे, बहती मीठी रसधार न हो, ऐसे दर्शन का क्या करना, जुड़ते जब दुख से तार न हो, पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा क्या, मन में जब शिव अवतार न हो, सूर्योदय की शोभा क्या है, जब तक अंधियारी शाम न हो, और रावण से मुक्ति मिले कैसे, जब तक घर घर श्री राम न हो, जब तक घर घर श्री राम न हो। क्या बात है। तक घर घर देखिए, आपने अपनी इस कविता में भी भगवान शंकर और प्रभु श्री राम का जिक्र जो है वो कर दिया। वैसे भी उनके बिना क्या सृष्टि ही अधूरी है। अच्छा, एक बात और बताइए कि आप चूंकि अपना काव्य नाम जो है आपका, वो आपने उपनाम उसको विवश रखा है, इसके पीछे क्या कारण है? ये विवश क्यों है? ये कवि विवश क्यों है? कवि एक्चुअली आदर्शवादी होता है और यथार्थ में उसको उतार नहीं पाता। तो बहुत चाहते हुए भी तो उसको कहीं न कहीं विवशता तो लगती है जो। अच्छा। और ये स्वाभाविक जैसा है कि जो हम मन की भावना है उसको जो है यथार्थ में वैसा नहीं कर रहे हैं,
तो कुछ न कुछ जो है अंतर आ ही आता है, तो वह जो है वह पॉइंट हमें विवश बनाता है। अच्छा, वही एक कारण है और कोई वैसी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक बात और कि जो लेखनी है उसकी अपनी कोई सीमा तो होती नहीं है वैसे। कभी तो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कल्पनाओं में लिख सकता है, लेकिन सबका अपना अपना एक क्षेत्र होता है कि जैसे कोई ओज पर ज़्यादा लिखता है या कोई श्रृंगार पर ज़्यादा लिखता है, कोई सामायिक विषयों पर लिखता है। तो क्या आपकी भी कोई ऐसी स्पेसिफिक है फील्ड जिस पर आप लिखना पसंद करते हैं या ज़्यादा लिखते हैं? हमारा बस ये है कि जहाँ समाज में जी अंधकार है जी और दर्द है, उसको फोकस करके उसका कैसे समाधान ढूंढा जाए। अब मैं जो है 4 लाइन में कहूँ जो है मेरा क्या क्षेत्र है, तो ये मैं सुनाता हूँ कुछ पंक्तियों के माध्यम से। प्लीज। कि संस्कृत के विशाल सागर से नित्य नूतन अनुभव ले लेकर मैं पीड़ित सांसों का स्वर सरगम सुनता हूँ। संस्कृत के विशाल सागर से नित्य नूतन अनुभव ले लेकर मैं पीड़ित सांसों का स्वर सरगम सुनता हूँ और जनमानस की महासिंधु में उठती संशय की लहरों को अपनी रचनाओं में गुनकर समाधान के स्वर बुनता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है श्री निखिलेश कुमार मिश्र जी से, जो कि जैसा मैंने पहले बताया कि प्रशासनिक अधिकारी हैं। एक बड़ा अनुभव आपको रहा है और साथ ही साथ आध्यात्मिकता के अनुभव भी आपको होते रहे हैं बचपन से ही लेकर अभी तक अगर देखा जाए। और चूंकि बाबा विश्वनाथ के दरबार में वहाँ पर सेवाएं देने का एक मौका बतौर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहा है आपका, और बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो आपने साझा किए हैं। लेकिन अब चूंकि आप एक न्यायिक अधिकारी हैं, तो न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे से हो और जनता में एक विश्वास सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति बने, उसकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये जो आपका क्षेत्र है बतौर न्यायिक अधिकारी, इसको किस रूप में लेते हैं और यहाँ पर आप कैसे देखते हैं अपने कर्तव्यों को, अपने कार्यों को? मेरा ये मानना है कि जितने जल्दी हो अगर फैसले किए जाए तो इससे जो है आम जनता जो है उसको काफ़ी राहत मिलती है जी। और मेरा भरसक प्रयास रहता है कि जी। जो भी मुकदमे हमारे यहाँ हैं वो अनावश्यक डिले ना हो, क्योंकि मुकदमे में 2 पक्ष होते हैं और जो है अधिवक्ता की मदद से वो अपने साक्ष्य और अपने सब चीज़ें प्रस्तुत करते हैं जी। तो बिना कंप्लीट हुए कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। तो साक्ष्य वगैरह ले करके और छोटी तिथि लगा करके जिससे जल्दी जो है जी सब चीज़ें फोरम पूरा हो जाए तो उसका निर्णय किया जाता है। और न्याय जल्दी देना ही प्रशासन का दृष्टिकोण है और आज तो इसकी काफ़ी मॉनिटरिंग भी हो रही है जी। हम लोगों की लगभग वीकली समीक्षा हो ही जाती है। तो यही है। ठीक है। एक बात और चाहेंगे कि अब चूंकि हम लोग चर्चा के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जनता को क्या संदेश होगा आपकी तरफ से कि हमें भी एक सजगता अपने अधिकारों के प्रति या अपने कर्तव्यों के प्रति दिखानी चाहिए? क्योंकि सिर्फ हम प्रशासन पर ही फोकस होकर देखते रहें कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा है या लोग काम नहीं करते या लोग डिले कर जाते हैं, कई बार हम भी अपने कर्तव्य में पीछे हो जाते हैं। एक आम जनमानस जो है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि वो शिक्षा ग्रहण करें और अपने जो है लाभ जो है अधिकार हैं उसको जानें, लेकिन अधिकार का उपयोग जरूरी है, उसके साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन जरूरी है जी। सामान्य हमारी देखिए हैबिट में नहीं है। हमने ये देखा है कि लोग जो है कमरा छोड़ रहे हैं, लाइट की जरूरत नहीं है लेकिन ऑफ नहीं करते हैं। अब ये कोई प्रशासनिक अधिकारी तो करेगा नहीं, ये तो आपका काम है। सही बात। तो आप कुछ ऐसी हैबिट्स पालें जो है कि निकलें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है कि ना स्विच ऑफ रहे जो है, तो कितनी लाइट की बचत होगी, नहीं तो अनावश्यक लाइट वेस्ट हो रहा है जी। हो सकता है आप जो है आपको पे न करना हो, लेकिन जिसको उसका बिल पे करना है उस पर तो बर्डन जाएगा ही और उसका कोई यूज नहीं है। इसी तरह पानी का उपयोग है, नल जो है गिरता रहता है, लोग बंद नहीं करते हैं जी। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें और जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बचाव करें जो है, प्रशासन जो है घर घर
कितना भी कोशिश करे जा कर के मॉनिटरिंग नहीं कर सकता। वह कार्य तो जो है घर के लोगों को ही करना है। आप बीमार न पड़े, स्वच्छ पानी पिए, ठंडक से बच के रहें। कुछ कैजुअलिटी हो जा रही है सिंचाई करते समय जो है, तो उससे भी बचें। जो है रात में सिंचाई करना है तो प्रॉपर जो है गर्म रख करके, गर्म कपड़े के साथ जो है वो अकेले कोई न जाए, 2 आदमी जाए। पता चला वो बीमार पड़े, गिरे और जो है रात भर पड़े रहे, जो है कोई ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाया। तो इस तरह से सजगता बहुत जरूरी है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। हर आदमी जागरूक है, थोड़ा सा बस ध्यान दे, उसको ये लगे कि हमें भी करना है। बिल्कुल, केवल जो है हमारा अधिकार है बस उसके लिए लड़ना, साथ साथ जो है हमें क्या करना है या इस पर भी फोकस होना चाहिए। बिल्कुल। और एक बात जानना चाहेंगे, चूंकि आप बाबा विश्वनाथ के दरबार में बहुत समय तक रहे हैं, तो वहाँ जो पूजा पाठ से जुड़ी हुई जो तमाम कार्य होते हैं, हम चाहेंगे कि अपने श्रोताओं को एक छोटी सी जानकारी आप ये भी देते जाएं कि वहाँ पर हम, जैसे लखीमपुर क्षेत्र से बहुत सारे लोग बनारस जाते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए, जो उनके लिए उनकी ये यात्रा थोड़ी सी सुगम हो जाए, ताकि उनके पास भी एक जानकारी रहे बाबा के दर्शनों से जुड़ी हुई। एक तो मैं ये कहूँगा कि जो है वीकेंड पे भीड़ हो जाती है और जो फेस्टिवल पे भीड़ हो जाती है, तो दूर से जो भी हमारे श्रद्धालु जाना चाहें वो अवॉइड करें, जो है कि ऐसे अवसरों पर न जाए। इस समय जो है वर्ष के अंत में जो है काफ़ी भीड़ हो गई, तो जो पूजा सामान्य ढंग से हो रही थी, इस वर्ष दर्शन भी होते थे, वो सब बंद हो गए थे। अच्छा। तो एक तो भीड़ वाली तिथि को अवॉइड करें और बाकी सामान्य तिथियों में बहुत अच्छे से दर्शन होता है। अब तो इतनी अच्छी सुविधा हो गई है कि जो है कितनी भी भीड़ हो जाए, सामान्य रूप से जो है 15 से 20 मिनट में जो है हर व्यक्ति दर्शन पा जाता है। अच्छा। वहाँ पे मुख्य रूप से जो है पहली आरती मंगला आरती शुरू होती है, जो रात्र के 2:30 बजे से 2:45 बजे टाइम है, लेकिन 2:30 बजे तक उसमें सीटिंग प्लान हो जाता है, चलती है। और 4:15 बजे के बाद स्पर्श दर्शन 1 घंटे चलते हैं और दिन भर जो है सामान्य दर्शन फिर चलते रहते हैं। फिर 11:30 के बाद जो है भोग आरती दोपहर की होती है। अच्छा। उस समय मंदिर बंद रहते हैं, अंदर से जो है जल नहीं चढ़ता है, बाहर से केवल दर्शन हो सकते हैं जी। तो जल चढ़ाना है तो उस अवधि में नहीं होगा। ठीक है। तो वो जो है लगभग ये आरती भी 1 घंटे चलती है, 12:30 पौने 1 तक जो है वो होती है। उसके बाद शाम को सप्तर्षि आरती होती है जी। उसका टाइमिंग 6:30 से 7:30 के बीच में है। थोड़ी बहुत जो है किसी तिथि विशेष पे चेंजिंग होती है तो वो पहले से बता दिया जाता है। सप्तर्षि आरती में भी अंदर से जल नहीं चढ़ते और सूर्यास्त के बाद जल नहीं चढ़ते जी। तो जो श्रद्धालु दूर से जाते हैं वो दिन में जाएं जिससे चढ़ा सकें जो है। इसके बाद जो है एक भोग श्रृंगार आरती होती है जी, वो 9 बजे होती है और 8:30 से 9 का स्लॉट बीच में है जी। और सप्तर्षि आरती के बाद और इसके बीच में उसमें जो है दर्शन होते हैं। फिर श्रृंगार आरती के बाद शयन आरती होती है। शयन आरती जो है बाबा को जो है शयन करने के लिए जो है सारी व्यवस्था, और वो आरती के बाद बाबा सोते हैं जी। तो शयन आरती में भी जो है अंदर कोई नहीं आता, बाहर से ही कपाट भी बंद हो जाते हैं, बाहर खड़े होकर के लोग जो है उनकी आरती गाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। और इसमें जो है स्पर्श दर्शन की टाइमिंग इस समय जो है सुबह और शाम 1-1 घंटे के लिए है जी। तो स्पर्श दर्शन वहाँ के लोकल लोगों के लिए है। लेकिन जो है जो बहुत दूर से श्रद्धालु जाते हैं, यदि वो जो है एक तरह से कहा जाए कि संकल्प लेकर के किसी तरह हो जाए ऐसी भावना रखते हैं, तो उस समय ही हो जाएंगे तो उनके लिए सुगम होगा। अच्छा। क्योंकि दूर से जाते हैं। अब आप तो इतने समय तक थे तो आपने तो बहुत स्पर्श दर्शन किया होगा। अब हम तो बाबा को जल चढ़ाए बिना मानते ही नहीं थे। हमारी नौकरी जो है रोजाना चढ़ा लेते थे लगभग? अक्सर चढ़ा लेते थे, लेकिन कभी कभी कार्य की व्यस्तता या जो है भीड़ है जी। जैसे शिवरात्रि के दिन जो है जब बंद है तो और मैं ये ध्यान रखता था कि हमारे श्रद्धालुओं को सुविधा न हो, खाली समय में जो है चढ़ा। वीआईपी होकर भी वीआईपी कल्चर नहीं लेना। नहीं। बाबा का जो है मेरा मानना है कि जो लाइन में सबसे पीछे है उसको पहले सबसे पहले वो देखते हैं जो है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए कि हम आगे जाएं, हम चले जाएं, हम वीआईपी हैं तभी जो है जो सामान्य रूप से संभव हो करना चाहिए जो है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि रेडियो खीरी में आप आ जाए, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण
बहुत सूरजपूर्ण है और जी। लोकेशन भी पूरे हरियाली, पूरे रास्ते भर हरियाली थी। जी। मुझे लगा कि मैं एकदम गांव में चल रहा हूँ हाँ। और गांव की याद ताज़ा हो गई। क्या बात है। ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और निश्चित रूप से जितने भी श्रोता हमारे इस चर्चा को, हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा आनंद का अनुभव आज होगा। और बहुत सारी जानकारी भी आपने दी है, अपने अनुभवों की तो दी ही है, साथ ही साथ जैसा मैंने आपसे आग्रह किया कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो जानकारियां लोगों को मिलनी चाहिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए, वो भी आपने दी है। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके बहुत काम आएगी। शो चल रहा है बातों बातों में, और आज के हमारे जो मेहमान थे श्री निखिलेश कुमार मिश्र जी, उप जिलाधिकारी न्यायिक निघासन, जिनसे ये पूरी बातचीत आप सुन रहे हैं रेडियो खीरी 88.4 मेगाहर्ट्ज मेरे साथ यानी आशीष के साथ। अगर कोई सुझाव कार्यक्रम को लेकर है तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 9336084884, जिस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। सुनते रहिए रेडियो खीरी 88.4 मेगाहर्ट्ज। आपके दिल के तार रेडियो के साथ, रेडियो खेरी। रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज।